इसी प्रकार ये हार्मोन क्या है भाई, रासायनिक पदार्थ है या नहीं है? तो अब ध्यान से सुनना बेटा, जैसे आपने जंतुओं में हार्मोन पढ़े थे, कोई पेप्टाइड हार्मोन है, कोई क्या है। यहाँ पे जो है वो सरल कार्बनिक यौगिक हैं, बहुत बड़े बड़े कोई बहुलक नहीं है ये पादप हार्मोन, ठीक। और हार्मोन क्यों कहने हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक जगह से स्त्रावित होके निर्माण होके दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हैं, किसी प्रेरित कर रहे हैं प्रक्रिया को, इसलिए हम हार्मोन बोल रहे हैं। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ? अब कोई ये हो सकता है, कोई वृद्धि को प्रेरित करता हो, कोई अवरोधित करता हो, ठीक। हाँ, प्रक्रिया में इनका उपयोग नहीं होता, ये केवल क्या करते हैं, ये प्रेरण का काम करते हैं। तो देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर, पीजीआर की फुल फॉर्म है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक। तो पादप वृद्धि पदार्थ भी कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस यानी पीजीएस। प्लांट हार्मोन भी कह सकते हैं, पादप हार्मोन, और फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। विभिन्न रासायनिक संगठन वाले छोटे सरल कार्बनिक पदार्थ है भाई। आ गई बात समझ में? सरल कार्बनिक पदार्थ है, बहुत ज्यादा बड़े बहुलक नहीं होते हैं। जैसे वहां पे आपने जंतुओं में पढ़े थे हार्मोन, जैसे पेप्टाइड हार्मोन वगैरह पढ़े होंगे, ग्लूकागॉन, इंसुलिन वगैरह, या फिर अन्य। यहाँ पे इतना बड़ा भारी काम नहीं है। यहाँ पे क्या, छोटे सरल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, क्लियर। कोई इंडोल बल है, उसमें एसिटिक एसिड लग गया, ये लो भाई इंडोल एसिटिक एसिड हो गया। आई बात समझ? तो विभिन्न रासायनिक संगठन वाले छोटे सरल कार्बनिक पदार्थ जो एक या अधिक शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का नियमन करते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? हो सकता है कोई एक प्रक्रिया प्रेरित करते हो सकता है एक से ज्यादा प्रक्रिया प्रेरित करते हैं। कोई बहुत ज्यादा सांद्रता पर आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये तो बहुत क्या करते हैं, किसी सिग्नल का काम कर रहे हैं, तो किसी प्रक्रिया प्रेरित करेंगे, अवरोधित करेंगे, तो निम्न सांद्रता पर आवश्यकता होती है। क्या ये पोषक है क्या? नहीं। क्या इनका उपभोग थोड़ी होता है? नहीं भाई, ये तो सिग्नल है ना, ये तो प्रक्रिया को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। बात क्लियर है सबको? तो ये कोई पोषक नहीं है। बात क्लियर है सबको? उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति स्थल पर कार्य करेंगे, या भिन्न स्थल पर एक या एक से अधिक शरीर क्रियात्मक गतिविधियों का नियमन करते हैं, जैसे प्रेरण, अवरोधन, संशोधन, किसी चीज को चेंज करवाना। आ गई बात है जो चल रहा है प्रक्रिया। तो उत्पत्ति स्थल पर भी कार्य कर सकते हैं, या उससे भिन्न स्थल पर जाकर कार्य कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की शरीर क्रियात्मक गतिविधियों को क्या करते हैं, प्रेरित, अवरोधित, या उनका परिवर्तन करवाते हैं। बात क्लियर है भाई सबको? हाँ जी। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं फोर्स, जो मैं किसी को म्यूट कर ही नहीं सकता ना ऐसे फोर्सली। मैं इतना सा कर सकता हूँ मैं म्यूट, लेकिन तुम वापिस अनम्यूट हो जाओगे। या तो मैं सबको करूं तभी हो सकता है ये। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल करो, इंडिविजुअल को तो हटाया जा सकता है केवल, ठीक है। पर्सनल नहीं कर सकता मैं, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो बात क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक समझ में आई बेटा? अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पादप हार्मोन है, वो वृद्धि वर्धक भी हो सकते हैं, यानी किसी जो है वृद्धि को प्रेरित करेंगे, या हो सकता है भाई अवरोधित करने का काम करते हो। बात क्लियर है सबको? आप केवल हाँ और ना में रिप्लाई, उसमें कंफ्यूज मत करना, है ना? यस सर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये पादप या जो करता है, नहीं तो 50% से ज्यादा क्लास को तो इथाइलिन का फॉर्मूला नहीं आता, अगर अचानक से लिख पा लेता हूँ ना, तो ये हर साल का रिकॉर्ड है, ठीक। तो इसलिए बोल दे रहा हूँ, जबकि इथाइन होता है ये इथाइन होता है, इथेन ये होता है, और इथाइलिन ये इन डबल बॉन्ड। तो बहुत सा क्लास के बहुत सारे बच्चे तो इसको लिख ही नहीं पाते थे, है ना? तो बताओ सरल यौगिक है नहीं, है कोई बहुलक वगैरह थोड़ी है ये। तो इथाइलिन
वो वृद्धि वर्धक और वृद्धि अवरोधक दोनों कार्य करता है, किंतु अवरोधक प्रकार का। अब जैसे वृद्धि अवरोधक क्या होती है गतिविधि, जैसे प्रसुप्ति डोरमेंसी, बताए भाई प्रसुप्ति क्या होती है, जिसमें परिवर्धन और वृद्धि जो है स्थायी रूप से अवरोधित हो जाती है। जैसे बीज है, बीज बताइए प्रसुप्त संरचना है नहीं है, तो जब तक बीज के रूप में पादप बताइए भाई वृद्धि अवरोधित है। लेकिन बीज को अगर सपोज करो जल खनिज मृदा वगैरह मिल गई तो अंकुरित होकर बताइए नया पादप बनाएगा नहीं बनाया। तो ये थोड़ी है कि बीज के रूप में पादप जो है वो परमानेंट या स्थायी स्थायी रूप से ही क्या हो गई अवरोधित वृद्धि है, नहीं। आ गई बात समझ में, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बिलगन, बिलगन क्या होता है, एब्सिशन, बिलगन का मतलब होता है झड़ना, ठीक है क्लियर है क्या भाई, कोई भी चीज पादप काय से झड़ जाए, तो जैसे पर्ण पुष्प फल आदि का जो बिलगन होता है। बताओ बिलगन कैसे होगा बताइए, कोई भी संरचना पादप होगा बताइए, इनकी जो यहाँ पे जो कोशिकाएं होंगी उनकी भित्ति और मध्य पटलिका को नष्ट करेगा, भित्ति को नष्ट करेगा सेल्यूलेज, और पटलिका को नष्ट करेगा पैक्टिनेज। तो जब पैक्टिनेज और सेल्यूलेज नष्ट होंगे तो बताइए यहाँ से ये हट जाएगा नहीं हट जाएगा, बोलो आया ना। तो ये ध्यान रखना भाई बिलगन वगैरह में, बात क्लियर है या नहीं है, क्योंकि भाई भित्ति और मध्य पटलिका नष्ट होगी तो कोशिका नष्ट हो जाएगी, और बताइए वो पादप अंग वहां से झड़ जाएगा नहीं झड़ जाएगा, बात क्लियर। तो आपसे सीधा सा फंडा एक ध्यान रखो, बताइए बिलगन जो है कौन से एंजाइमों के द्वारा होता है, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। क्यों, क्योंकि वो भित्तियों मध्य पट्टिका को नष्ट करेंगे तो कोशिका मर जाएगी और वहां से वो अंग जड़ जाता है। बात क्लियर है सबको, यस और नो। यस सर। दूसरा फाइटो हार्मोन और कंपोजिशन। देखो ऑक्सीजन जो है प्रिंसिपल ऑक्सीजन है ये IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडो और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सर आप 2 मिनट रुकेंगे सर प्लीज प्लीज। क्या हुआ, क्या हुआ, अरे क्या सर इस एक बच्चे बच्चे को है को ना 2 मिनट युविका रुकने के लिए को बोल रहे हो? मीटिंग नहीं मिल रही सर, वो है ना फोन कर रही है बार बार। तो मैं क्या करूं, सर कौन सी मीटिंग है ये सर, आप एक बार वापस सेंड कर देंगे प्लीज। मीटिंग नहीं मिल रही, डेट तो देख सकती है ना वो, 10:45, 31 जनवरी, आज 31 जनवरी, इतना तो पता है उसको। सर पता नहीं क्या बार बार। प्लीज, ठीक है भाई। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, बात क्लियर है सबको, यस और नो। यस सर। इंडोल यौगिक है या नहीं है, और इंडोल यौगिक क्या होता है, देखो भाई यही तो होती है इंडोल वाले। और मैंने आपको बताया था बेटा, क्योंकि क्या होता है मैं बताऊं, फ्लो जब बना रहता है ना तो उसमें डिस्टर्ब, और वो बिना नई चीजों में। देखो अब बताओ भाई ये इंडोल वाला है या नहीं है, और इसमें अगर एसिटिक एसिड जुड़ गया, पहला दूसरा तीसरा कार्बन, ठीक है, तो बताओ ये क्या बन गया, इंडोल एसिटिक एसिड बन गया नहीं बन गया। ब्यूटारिक अम्ल जुड़ जाएगा तो बताइए इंडोल ब्यूटारिक एसिड, बात क्लियर है सबको, यस और नो। और ये कहाँ से आती है बताइए इंडोल वाले, ट्रिप्टोफैन से आती है नहीं आती है, तो बताओ भाई ऑक्सीजन का जो पुरोगामी है वो कौन है, ट्रिप्टोफैन है या नहीं। तो ऑक्सीजन को ये एक रासायनिक पदार्थ है, विभिन्न रासायनिक पदार्थों का समूह है, बताइए। देखो जैसे इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड को भी ऑक्सीजन बोल रहे हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड को भी ऑक्सीजन बोल रहे हैं, आ गई बात समझ। इंडोल पायरुविक एसिड को भी हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन बोल रहे हैं। तो बताइए भाई विभिन्न प्रकार के पदार्थों का समूह है या नहीं है, जो एक समान कार्य कर रहे हैं, उन सबको सम्मिलित करके हम ऑक्सीजन कह रहे हैं। ऐसे जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स जो है वो टर्पीनोइड डेरिवेटिव होते हैं, टर्पीन्स के व्युत्पन्न होते हैं, बताएंगे आपको। साइटोकाइनिन जो है बेटा ये एडिनिन का व्युत्पन्न है, एडिनिन नाइट्रोजनी क्षार होता है नहीं होता है, तो एडेनिन जो है नाइट्रोजनी क्षार उसका व्युत्पन्न होता है ये, उसका व्युत्पन्न है ये एडेनिन का, ठीक है क्लियर है क्या। तो N6 परफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, इसको काइनेटिन बोलते हैं, बेंजेन अमीनोप्यूरिन G18। आ गई बात समझ, पादपों में ये मिलता है, ये जो है दूसरे जीवों में देखा गया, तो पादपों में तो ये मिलता है। तो बताइए भाई ये ध्यान रखना भाई, N6 परफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, एमिनोप्यूरिन पता है कौन है, एमिनोप्यूरिन बोलते हैं हम एडेनिन को, जबकि ग्वानिन जो होती है वो कीटोप्यूरिन होती है। प्यूरिन कौन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन। तो देखो एडेनिन में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पे, आ गई बात समझ में, छठे कार्बन पे, जबकि छठे कार्बन पे कीटोन होता है और सेकंड कार्बन पे होता है।
तो एडिनिन को तो एमिनोप्यूरिन बोलते हैं, ग्वानिन को कीटोप्यूरिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये एडिनिन के व्युत्पन्न है भाई। तो काइनेटिन, ध्यान रखना भाई, काइनेटिन जो है वो कौन सा, N6 परप्यूराइल अमीनोप्यूरिन, जबकि G18 जो है वो है बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। बात क्लियर हुई सबको, यस और नो? एडिनिन की व्युत्पन्न। एडिनिन जो है बेटा C2H2CH2 ये गैसीय हार्मोन है। ये मिथ्योनिन से उत्पन्न होता है, बताऊंगा आपको, इसका प्रोग्राम मिथ्योनिन है। और एब्सिसिक अम्ल जो है, एब्सिसिक एसिड, वो कैरोटीनॉइड का व्युत्पन्न है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं भाई। दूसरा ध्यान से सुनना, जितने भी ये पादप हार्मोन है इनकी खोज ऐसा नहीं है कोई वैज्ञानिक कोई कार्य कर रहा था और वो इस वजह से है ना जो भाई उस पर्टिकुलर उसी दिशा में कार्य कर रहा था, नहीं। अध्ययन कोई और कर रहे थे और एक्सीडेंटली इनकी खोज हो गई, आ गई बात समझ? तो एक संयोग बस खोज हुई है। बात क्लियर सबको? तो ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, ध्यान रखना। तो पीजीआर के जो यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप हार्मोन के जो सभी 5 समूह हैं, ऑक्जीन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन्स और ऑक्जीन, ये एब्सिसिक एसिड, इन सब की खोज मात्र एक संयोग या एक्सीडेंटल है। यानी कार्य कुछ और कर रहा था अध्ययन वैज्ञानिक और उसको मिल गया कुछ और। बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस। ऑक्सीन, ऑक्सीन का मतलब होता है भाई, ये ऑक्सीजन जो है मैंने आपको बताया था ना, पादप की वृद्धि का मापन हम ऑक्सीजनोमीटर द्वारा करते हैं। ऑक्सीजनो का मतलब होता है उगना। तो एक ग्रीक वर्ड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब होता है उगना या वृद्धि करना। सबसे पहला अगर पादपों में जो हार्मोन खोजा गया, पादपों में सबसे पहला जो हार्मोन खोजा गया था वो ऑक्सीजन ही था। आ गई बात समझ में? क्लियर है भाई सबको? तो सबसे पहला जो हार्मोन खोजा गया वो ऑक्सीजन खोजा गया। अब मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन बताइए किसका व्युत्पन्न है? ट्रिप्टोफैन से उत्पन्न हुआ नहीं हुआ? बोलो आया ना। तो अब सपोज करो हमारे किडनी में, हमारे शरीर के ब्लड के अंदर सपोज ट्रिप्टोफैन फालतू पड़ा हुआ है, तो पता है क्या होता है, जो हमारा शरीर वो ट्रिप्टोफैन को तोड़ देता है और किडनी से वो इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह ये है ना सब, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये सब मूत्र के द्वारा निकल जाते हैं। अगर फालतू में एक्सेस में कोई एमिनो अम्ल तो उसको तोड़ के बाहर निकाल दिया जाता है या नहीं? तो मानव के मूत्र में ऑक्सीजन की उपस्थिति देखी गई थी पहले। फिर बाद में किसी ने देखा था, उन्होंने भाई रासायनिक मूत्र का रासायनिक अध्ययन किया किसी ने, वैज्ञानिक ने, तो उसने देखा था भाई ये पदार्थ उपस्थित होते हैं। जब एफडब्ल्यू बेंट ने पादपों में सबसे पहले उसकी अध्ययन किया और उसको जब पृथक करके आइसोलेट किया और जब उसको रासायनिक संगठन कहा तो उसने कहा इंडोल एसिड। तो फिर किसी दूसरे वैज्ञानिक जिसने जंतुओं में अध्ययन किया उसने कहा अरे ये तो जंतुओं में भी देखा है मैंने, मानव के मूत्र में भी देखा है, लेकिन हाँ वहां पे हार्मोन का कार्य नहीं कर रहा, वहां पे क्या है, ये अपशिष्ट है जो निकल रहा है। हार्मोन का कार्य किसमें कर रहा है? ये पादप में कर रहा है। बात क्लियर है सबको? तो कैसे समझ में आया? तो ये मत कहते ना अच्छा सर पादप हार्मोन है तो मानव के मूत्र में कैसे हो गया? अरे नहीं भाई, मानव के मूत्र की रासायनिक संगठन का अध्ययन किया, तो अध्ययन किया तो उसमें भी ये ट्रिप्टोफैन वगैरह जब हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा होते हैं ना तो उनको तोड़ के और निकाल दिया जाता है। तो वो ट्रिप्टोफैन की इंडोल जो बल थी उसमें कोई एसिटिक एसिड वगैरह सब लगे हुए थे, तो अब अध्ययन कर लिया। लेकिन जब वो एफडब्ल्यू बेंट ने अध्ययन करके जब पेपर पब्लिश किया तो दूसरा कोई वैज्ञानिक जिसने कोई अरे ये तो मानव के मूत्र में भी देखा गया था, अच्छा लेकिन मानव के मूत्र में अपशिष्ट था। तो इसलिए अब क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, बताइए ऑक्सीजन को सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, पादप में या मानव के मूत्र में? तो भाई मानव के मूत्र में देखा गया था पहले, मानव के मूत्र में। तो बाद में पता चला कि अच्छा पादपों में एक इंडोल एसिटिक एसिड नाम का पदार्थ है जो क्या कर रहा है, पादप हार्मोन का भी काम कर रहा है, वृद्धि को प्रेरित कर। फिर बाद में पता चला। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? यस सर। तो देखिएगा भाई, सर्वप्रथम जो खोजा गया पादप हार्मोन है वो यही है, क्योंकि पादपों से किसने खोजा? एफडब्ल्यू बेंट ने खोजा, जई के प्रांकुर चोल के सिरों में। जो ये प्रांकुर चोल आपने पढ़ा होगा, मूलांकुर और प्रांकुर, मूलांकुर के ऊपर जो कवर होता है मोनोकोट्स में उसको मूलांकुर चोल है ना, कोलियोराइजा, और उसमें जो है प्रांकुर के ऊपर जो होता है जई को हम एविना सेटाइवा भी कहते हैं ना, एविना सेटाइवा के कोलियोप्टाइल में। शब्द ऑक्सीजन जो दिया वो भी एफडब्ल्यू बेंट ने दिया। आप तो सीधा वेंट का नाम ध्यान रख लो, वैज्ञानिक से संबंधित अगर कोई नाम याद रखना है ना आपको तो वो वेंट का नाम ध्यान कर लो आप, तो ठीक है भाई, क्लियर है? ऑक्सीजन से संबंधित अगर कोई वैज्ञानिक का नाम याद है तो शब्द भी किसने दिया, नाम भी एफडब्ल्यू बेंट ने ही दिया। सबसे प्रमुख हार्मोन जो है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्यों भाई? प्रमुख ऑक्सीजन
भाई ऑक्सीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख ऑक्सीजन कौन है? इंडोल 3 एसिड। क्यों? क्योंकि पादपों में प्राकृतिक रूप से जो मुख्यतः जो संश्लेषित होता है, मैंने नहीं बोला केवल, मैंने क्या बोल रहा हूँ देखो, मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से पादपों में जो प्राकृतिक रूप से जो संश्लेषित होने वाला ऑक्सीजन है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। बात क्लियर है सबको? तो प्रमुख ऑक्सीजन जो है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसलिए हम ये बोल देते हैं कि भाई प्रमुख या मुख्य ऑक्सीजन कौन है? वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बात क्लियर है सबको? तो ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला केवल पादपों में, मैंने बोला मुख्य रूप से, यानी और भी ऑक्सीजन बनते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बनता है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनता है। बात क्लियर है सबको? इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड भी बनता है, आ गई बात समझ? इंडोल पायरुवेट भी बनता है, लेकिन मुख्य रूप से जो बनता है वो कौन सा है भाई? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सर्वप्रथम जिनको मानव मूत्र के नमूनों में देखा गया था, आ गई बात समझ में? लेकिन वहां पे उत्सर्जित पदार्थ है इसलिए वो निकल गया। लेकिन जब एफडब्ल्यू बैंड ने खोजा और जब पेपर पब्लिश किया तो अरे ये तो मानव मूत्र में भी पाया जाता है, लेकिन अच्छा वहां तो उत्सर्जित उत्पाद है। बात क्लियर है सबको? तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन को मानव मूत्र के नमूनों से पृथक किया गया, क्योंकि मानव में इनकी कोई उपापचय भूमिका नहीं होती, इसलिए इनको उत्सर्जित किया कर दिया जाता है। अब जो प्राकृतिक रूप से यानी पादपों में जो निर्मित होने वाले ऑक्सीजन जो देखे गए वो है इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, लेकिन सबसे मुख्य मात्रा में जो बनता है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। संश्लेषी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन किसको कह रहे हैं? कोई भी वे पदार्थ जो एक समान प्रक्रिया को प्रेरित कर रहे हैं, आ गई बात? उन सबको सम्मिलित रूप से हम ऑक्सीजन कह रहे हैं। बात क्लियर है? तो संश्लेषित जो ऑक्सीजन है, यानी हम जो इंडस्ट्री वगैरह में बनाते हैं, क्योंकि अब सपोज करो ऑक्सीजन की जरूरत है बागवानी वगैरह में, खेती में, तो क्या पादपों मार मार के थोड़ी निकालेंगे? तो इनका अध्ययन कर लिया और अब इनके आधार पर देखा कि भाई इनके जैसी प्रक्रियाओं को कौन प्रेरित करता है, तो वो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं और फिर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं संश्लेषित। तो बताओ कृषि बागवानी में किसका उपयोग होगा? संश्लेषित का उपयोग होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। 2,4-D, 2,4-D की फुल फॉर्म में 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, IPA इंडोल पायरुविक एसिड, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, IBA एसिड है, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है, इंडोल पायरुविक एसिड, नैप्थेलीन है, यहाँ पे फिनॉक्सी। तो बताइए भाई ये रासायनिक रूप से समान है भिन्न भिन्न है? ये जितने भी ये सब ऑक्सीजन है, तो क्या ये ऑक्सीजन जो है वो रासायनिक रूप से समान है भिन्न भिन्न? भिन्न भिन्न भिन्न। अब इनको भिन्न भिन्न होंगे। निश्चित रूप से ऑक्सीजन कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? कार्य की समानता के आधार कार्य के साथ। पर। आपके पास तो बताइए ऑक्सीजन का जो वर्गीकरण किया गया है वो रासायनिक संरचना के आधार पर किया गया है या कार्य की समानता के आधार पर किया गया है या कार्य की समानता। क्योंकि रासायनिक रूप से तो ये सब अलग अलग है भाई, लेकिन कार्य सब एक जैसा दर्शाते हैं, इसलिए इन सबको ऑक्सीजन कह रहे हैं। बात क्लियर है सबको? अब देखो आप देखो क्वेश्चन एक बहुत बार पूछा गया है कि बताइए ऐसा कौन सा है जो कृत्रिम और संश्लेषित दोनों, तो वो है इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ध्यान रखना कि क्वेश्चन यही पूछ जाता है, इसलिए लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है और नहीं बना सकते, और भी बना सकते हैं हम। तो IBA कृत्रिम व संश्लेषित दोनों, ये आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। ऑक्सीजन का वर्गीकरण जो है वो क्रियात्मक समानता के आधार पर किया गया है, ना कि संरचनात्मक समानता के आधार पर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी जो विभाजनकारी क्षेत्र है ना, विभाज्योतयी क्षेत्र, वहां पे विभाजन कब होगा? जब ऑक्सीजन और उपलब्ध होंगे ना, तभी विभाजन होगा। ये पल्ले गांठ मान लो आप तो, कि भाई कहीं भी पादप में कोई भी विभाज्योतक है तो उसमें विभाजन तभी होगा जब ऑक्सीजन साइटोकाइनिन होंगे। तो हर जगह जहां जहां विभाज्योतक है वहां पे सब जगह ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन बन रहे हैं। ये बात क्लियर हुई सबको? लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्रमुख स्थल, कि भाई मुख्यतः कौन से भागों में बनता है? तो प्ररो सीड्स, स्मॉल सीड्स है ना, और ये जो यंग लीव्स है, आगे बात समझ? तो यहाँ पे प्रमुख तो बनता है, इन सब में भी देखो तो प्रमुख प्ररो सीड्स सबसे ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही बन रहा है, मैं कह रहा हूँ जहां भी विभाज्यता है वहां पे ऑक्सीजन साइटोकाइनिन बन रहे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ पे बन रहा है भाई? प्रमुख रूप से जो बन रहा है वो, आ गई बात समझ? इसका पुरोगामी कौन है भाई? इसका पुरोगामी प्रीकर्सर जो है वो है ट्रिप्टोफैन, क्योंकि आपको ये पूरी कहानी याद हो गई होगी। अब ध्यान से सुनना, बताइए भाई प्ररो सीड्स में जो ऑक्सीजन बनेगा वो क्या ऊपर की तरफ जाएगा क्या? अरे कोशिकाओं विभेदन वगैरह के लिए चाहिए नहीं चाहिए? तो बताइए भाई कोशिकाएं जो है बताओ नीचे की ओर ही तो विभेदित होंगी, तभी तो स्थायी कोशिकाएं बनेंगी। कोई हवा में थोड़ी उड़ेगी कोशिकाएं, बोलो आया ना? तो विभेदन लिए चाहिए तो बताओ ऑक्सीजन नीचे स्रावित होगा नहीं होगा? यस और नो? यस सर।
और बताओ मूल शीर्ष विभज्योतक में जो बन रहा है, मूल शीर्ष विभज्योतक बताइए भाई, वो दीर्घीकरण क्षेत्र बताइए ऊपर की ओर है या नहीं? तो ऊपर की ओर ही तो विभेदित होंगी कोशिकाएं, कोई नीचे जमीन में थोड़ी निकलेगा। आ गई बात है। तो मुझे एक बार बताए भाई, ये पूरा प्ररोह है, तो अगर हम तने में बात करें तो बताओ ऑक्सीजन नीचे की ओर स्थानांतरित हो रहा नहीं? अभी बिना मतलब की बातें, क्वेश्चन वैसे आपके कॉमन सेंस के लिए पूछता है। सही बात है भाई, बताओ ऑक्सीजन जो है कोशिका विभाजन विभेदन लिए चाहिए नीचे, तो क्या हवा में थोड़ी उड़ेगा है? अरे नीचे ही तो आएगा। और क्या मिट्टी में थोड़ी रिसेगा? बताओ ऊपर ही तो दिखेगा, तभी तो दीर्घीकरण होगा। तो प्ररोह में तो बताइए नीचे की ओर ऊपर की ओर, तो बताओ अधोगामी और जड़ में ऊर्ध्वगामी। बात क्लियर सबको? तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर। बात क्लियर हुई होगी? यस सर। तो ऑक्सीजन का परिवहन बताइए भाई, ध्यान से सुनना, ध्रुवीय होता है, ठीक है? क्लियर है क्या? यानी बताओ एक दिशात्मक हो रहा नहीं हो रहा? देखो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा, जबकि जड़ में बताइए तो ऊपर से नीचे क्या नीचे तक थोड़ी आ रहा है? अरे नहीं, जो विभज्य कोशिकाएं जो विभेदित होंगी ना, तो दीर्घीकरण होंगी वहां पे चाहिए, और यहाँ पे दीर्घीकरण क्षेत्र में चाहिए। बताओ एक पर्टिकुलर दिशा में हो रहा नहीं हो रहा? ये थोड़ी कहीं भी उल्टा सीधा कहीं भी चल जा रहा है, बोलो आया, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो एक दिशा में जा रहा है तो इसलिए ध्रुवीय है। और सक्रिय परिवहन होता है, यानी शांता प्रवणता विरुद्ध होता है, क्योंकि जहां पे बन रहा वहां से जो तो निकलता जा रहा है, वही सुक्रोज परिवहन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था फ्लोएम में? वही कहानी है यहाँ पे कि भाई जहां पे उपयोग हो रहा वहां पे इकट्ठा होता रहेगा ना, जहां बन रहा वहां से निकलता जाएगा, तो सक्रिय होता है। और संबंध ऊतकों की सहायता से होता है, संबंध ऊतकों की मर्दुतक कोशिका, तो जाइलम के द्वारा भी होता है। मैंने आपको बताया था ना कि पादप हार्मोन का परिवहन ऐसा नहीं है केवल फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा होता है। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? दूसरा, कुछ रसायन है जो ऑक्सीजन परिवहन को अवरोधित करते हैं। प्लीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तीन जो स्टामा किए इनको तो पता होना ही चाहिए, बाकी आप कोई ध्यान रखो तो रखो, नहीं क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे इनकी वजह से कोई क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन ये तीन देखे और आप एनसीईआरटी में है चाहे नहीं है, लेकिन आपको याद करने चाहिए। तो टाइबा 2,3,5 ट्रायोडो बेंजोइक एसिड, एक क्यूरामीन और एक जेनिस्टीन, ये ऐसे पदार्थ है जो ऑक्सीजन परिवहन को अवरोधित करते हैं। तो कौन कौन से है भाई? टाइबा, 2,3,5 ट्रायोडो बेंजोइक एसिड, क्यूरामीन, जेनिस्टीन, ठीक है? जबकि एनपी और पीबीए जो है ये भी करते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बताइए ऑक्सीजन परिवहन को अवरोधित करने वाले जो है वो टाइबा, क्यूरामीन, जेनिस्टीन। मतलब मुझे रात में नींद में उठा लोगे तब भी याद है। क्यों? क्योंकि मैंने जब कंपटीशन से तैयारी करता था तो यही इंपॉर्टेंट थे, यही लिखवाए गए थे। ये तो क्या है यहाँ के मॉड्यूल में पहले लिखा हुआ था, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो वो बिल्कुल रटे हुए थे। आगे बात है टाइबा, क्यूरामीन, जेनिस्टीन, ठीक है जी? ऑक्सीजन परिवहन पर क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव पड़ेगा तो बताओ वो चीज नीचे की ओर जाएगी नहीं जाएगी? बोलो आया ना? यस सर। तो अगर गुरुत्वाकर्षण का ही प्रभाव पड़ता तो बताओ जड़ों से नीचे निकल जाता नहीं निकल जाता? सीधी सी बात बोल रहा हूँ। यस। और कोशिकाओं पर, कोशिका अत्यंत सूक्ष्म है, नहीं बताओ सक्रिय परिवहन हो रहा तो कोशिकाओं द्वारा होगा, मृदुतय कोशिकाओं से। कोशिका पे कोई गुरुत्वाकर्षण लगेगा क्या अकेली कोशिका पे? है बहुत नगण्य है ना? तो मुझे एक बार बताइए भाई, अब मैं खड़ा हुआ तो मेरे शरीर के क्या सिर की कोशिकाओं गुरुत्वाकर्षण लग रहा है क्या? अरे नीचे झूल रही है कोशिकाएं? नहीं सर, कोशिका पे नहीं तो सर। अत्यंत सूक्ष्म होती है, माइक्रोमीटर साइज है, तो उसमें क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? ठीक है? तो बताइए अगर, और सीधी सी बात है, ऐसे ही देख लो ना, गुरुत्वाकर्षण लगता है नीचे रिस जाता नहीं रिस जाता? लेकिन गुरुत्वाकर्षण का कोई, तो मैं आपको, ये तो एक ऑक्सीजन के बारे में संदर्भ, मैं आपसे कहूं किसी भी जीव के काय में कोई भी जो पदार्थ है उसमें क्या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बात क्लियर है सबको? आई बात? सर। ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। यार 1 मिनट रुकना है ना? एक मिनट रुकना। हेलो हेलो। अरे यार चंद्रशेखर जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो लाइब्रेरी वाला है ना, ये
सेकंड फ्लोर पे डी बिल्डिंग में। हेलो, हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज आपको मेरी? अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड फ्लोर पे जो लाइब्रेरी वाला है ना, इसका तार वार देख लो अगर नेट चालू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रधान सर बैठे थे, तो वो प्रधान सर। हाँ जी। हाँ, तो ये 3 ही तो रूम है यार यहाँ पे। नहीं तो समस्या ये आ रही है, अगर देख लो अगर कोई सेटिंग बैठ सके, क्योंकि क्योंकि वो प्रधान सर बेचारे कहीं घूम रहे हैं और मैं टेबल पे बैठ के ले रहा हूँ, ये सब टूटे पड़े हैं यहाँ पे। ये है बात। चलो ठीक। तो देखो भाई, क्लियर है सबको भाई यहाँ तक? कोई समस्या? तो ध्यान से सुनना भाई, ऑक्सीजन के कार्य। ऑक्सीजन जो है वो प्रकाशानुवर्ती और गुरुत्वानुवर्ती गति के लिए सहायक है। पहले तो वर्ती और चलनी गति का अंतर क्लियर कर लीजिए। जब मैंने आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ाया था तो इस पे बहुत विस्तार पूर्वक बात समझाई थी कि वर्ती घुमा रहा हूँ प्रकाश के कारण, तो वो तो हो गई बढ़ती। लेकिन अगर धूप पड़ रही है तो मैं उठ के छाया में चला गया, स्थान परिवर्तन कर लिया, वो होता है चल। यानी प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तो वो जड़ जो है बताइए वो प्रकाश के विपरीत गति करता है, तो बताइए वो क्या हो गया? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती हो गया। जबकि प्ररोह जो है बताइए गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि कर रहा है, तो जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर वृद्धि कर रही है, तो वो हो गई धनात्मक। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए उत्तरदायी है ऑक्सीजन। अब तुम मेरी यहीं पे एक कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगी बात, सुनना। मुझे बताओ बेटा, प्ररोह में जो है, प्ररोह शीर्ष से जो ऑक्सीजन बन रहा था, वो बताइए नीचे की ओर आ रहा था ना, यानी कोशिका विभेदित कर रहा था, और कोशिका नीचे। हाँ सर, अधोगामी। प्ररोह शीर्ष में जो ऑक्सीजन बन रहा था, वो ऑक्सीजन बताइए भाई नीचे की तरफ ही तो ऐड हो रहा था। और ऐड हो रहा था तो वो क्या कर रहा था? ऐड होके कोशिकाओं को बताओ विभेदित कर रहा था, नहीं कर रहा था? तो बताइए विभज्योतिक क्षेत्र बताइए ऊपर की ओर रहेगा, और जैसे जैसे कोशिका विभेदित होती जाएगी बताइए प्ररोह बड़ा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? बोलो हाँ। इसी कॉन्सेप्ट। यस सर। और जड़ों में मुझे बताइए जो विभज्योतिक क्षेत्र था, उससे बताइए ऊपर की तरफ है ना दीर्घिकरण क्षेत्र, बताओ दीर्घिकरण क्षेत्र की ओर जाएगा, कोशिका विभेदित करेगा, वो स्थायी होती जाएगी, तो बताइए वो जड़ नीचे की ओर नीचे की ओर बड़ी होती जाएगी, नहीं होती जाएगी? आ गई बात समझ में? यस और नो? तो इसलिए बताइए प्ररोह जो है वो तो बड़ा होता जाएगा ऊपरी तरफ। यस सर। इसलिए हम कह रहे हैं भाई प्रकाशानुवर्ती गति के लिए उत्तरदायी कौन? ऑक्सीजन। और बताइए जड़ जो है नीचे की ओर वृद्धि कर रही है, यानी जड़ की वृद्धि के लिए भी कौन उत्तरदायी? ऑक्सीजन ही तो है। बोलो आया ना? क्लियर हुई? तो इसलिए हम कहते हैं वो प्रकाश की ओर वृद्धि कर रहा है, वो इधर कर रही जड़ी, तो इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक और गुरुत्वानुवर्ती क्यों कह रहे हैं? ये बात क्लियर हुई सबको? तो ये सीधा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक लाइन पे मामला क्लियर हो गया उससे, ठीक है ना? कहो हाँ। हाँ तो देखो, प्रकाशानुवर्ती व गुरुत्वानुवर्ती के लिए उत्तरदायी। अब ठीक है भाई, ये तो हमने तो कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, आज तो हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन भाई प्रयोगों पे कैसे पता चला? है ना भाई, प्रयोग द्वारा करा होगा तब पता चला होगा।
जो भी वैज्ञानिकों का नाम लिखवा रहा हूँ उसमें से कुछ वैज्ञानिकों के नाम हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन दिया हुआ, कैनरी घास का भी नाम दिया हुआ। तो निम्न प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि प्ररोसीड जो है प्रकाशानुवर्ती गति के लिए ऑक्सीजन उत्तरदायी होता है। कैसे भाई? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन का बेटा फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, क्लियर है क्या? तो पिताजी मेहनत कर लो, बेटे के मजे ही मजे, है ना। बेटे का भी नाम जोड़ दे, चल आजा भाई तू भी, है भाई। डॉक्टर कोई बन गया और बढ़िया स्पेशलिस्ट हो गया तो उसके बच्चों को डॉक्टर बनाने में अब दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा भी अगर बालक थोड़ा सा भी पढ़ाई में होशियार है, थोड़ा सा भी, मतलब हल्का सा भी, तो डोनेशन दे दो के बताइए, बना ही देते हैं ना डॉक्टर। भाई मेहनत से बन जाए जब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन उसको पता चल जाता है और वो डोनेशन दे दो, क्योंकि भाई सेटिंग हो ही जाती है। आ गई बात समझ में? तो बढ़िया, तुम डॉक्टर डॉक्टर बन जाओ, बढ़िया मेहनत करो, तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को चिंता ही नहीं रहेगी, अपने आप उनको काबिल बना दोगे आप, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, ये फ्रांसिस डार्विन चार्ल्स डार्विन का बेटा है भाई। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है द पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट। उसमें इस प्रयोग का वर्णन मिलता है, ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इन्होंने जो काम किया था वो किस पे किया था? कैनेरी घास पे। कैनेरी घास को हम फैलरिस भी बोलते हैं, ठीक। मैं आपको एक बार बता दूं, ऑक्सीजन से संबंधित जितने प्रयोगों की मैं बात करने वाला हूं उन सबने जई के कोलियोप्टाइल यानी जई के प्रांकुर चोल पे काम किया है। केवल एक ही वैज्ञानिक है जिन्होंने कैनेरी घास या फैलेरिस के प्रांकुर चोल पे काम किया, वो है चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। बात क्लियर है भाई? तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी सबने जई के प्रांकुर चोल पे काम किया, लेकिन इन्होंने कैनेरी घास या फैलेरिस के प्रांकुर चोल पे कार्य किया। कोई दिक्कत किसी को? सर। तो देखो भाई, अब ध्यान से सुनना, बताइए कोई पादप है, वो प्रकाश की तरफ, बताइए जिधर से खिड़की में पादप रखा हुआ, तो बताओ जिधर प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ मुड़ जाता है, नहीं मुड़ जाता? और कोई एकदम मुड़ जाता है या धीरे धीरे 2, 5, 10 दिन में पता भी नहीं चलता है कब मुड़ गया? ये थोड़ी एकदम मुड़ गया। बोलो आया ना? तो कैनेरी घास या फैलेरिस पे कार्य किया। इन्होंने क्या करा बेटा? कैनेरी घास ली और उसका प्रांकुर चोल शीर्ष, उसी पे प्रकाश डाला, उस पर प्रकाश डाला। ऐसा नहीं है केवल प्रांकुर चोल शीर्ष ले लिया, लोग डाल दिया, नहीं, पूरा पादप है, उसे प्रांकुर चोल शीर्ष पर प्रकाश डाला। एक पार्श्व प्रकाश, एक पार्श्व का मतलब क्या है कि एक तरफ से डाला, ऐसा नहीं है पूरा ऊपर से चारों ओर डाल रहा है, नहीं। एक पार्श्व प्रकाश का मतलब समझ गए भाई कि एक तरफ से डाला, पार्श्व से। बात क्लियर? तो देखा कुछ दिन बाद में ये यस जो है, सर। ये जो घास का पादप है ये प्रकाश की ओर मुड़ गया। फिर इन्होंने क्या करा? इसके ऊपर काला कपड़ा लगा दिया या कोई ब्लैक कैप लगा दी और फिर बाद में उसमें प्रकाश डाला, तो ये क्या कि ब्लैक जो होता पूरा एब्जॉर्ब कर लेता, तो अब प्रकाश का प्रभाव नहीं हुआ। तो इस प्रयोग से तो क्या सिद्ध हुआ? अब पूरा हम तो फाइनल पढ़ रहे हैं। फिर इन्होंने है ना अलग अलग भागों पे प्रकाश डाला, लेकिन उसकी वजह से जो है प्रकाशानुवर्ती गति नहीं हो रही थी, केवल शीर्ष प्रांकुर चोल पे डालने पे हो रही थी। फिर प्रांकुर चोल को इनने अगर काले कपड़े से ढक दिया तो वो नहीं हो रही थी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि बताइए प्ररोह शीर्ष जो है प्रकाशानुवर्ती गति के लिए उत्तरदायी है या नहीं? आ गई बात समझ में? फिर बाद में बॉयसन और जैनसन ने क्या किया बेटा? अब केवल कैनेरी घास या फैलेरिस पे जो कार्य किया है वो केवल और केवल किसने किया बेटा? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। बात क्लियर है सबको? उनके अलावा जितने भी है उनने सबने ओट कोलियोप्टाइल या जई के प्रांकुर चोल पे कार्य किया। तो ओट कोलियोप्टाइल या जई का प्रांकुर चोल एविना सेटाइवा। आ गई बात समझ में? एविना सेटाइवा पे कार्य किया। तो इसमें क्या किया बेटा? जो जई का जो पादप है उसके प्रांकुर चोल कंटेनिंग जो सीड्स है ना, प्रांकुर चोल युक्त सीड्स, उसको पृथक कर दिया और उसके बीच में जिलेटिन या अगार का ब्लॉक लगा दिया। अब बताइए अगार का, जब वो अगार का जेल बनाते हैं तो बताओ उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे नहीं होंगे? आप खुद देखो, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हो बताओ डीएनए और प्रोटीन खंड से स्थानांतरित होते नहीं यस होते सर। स्थिति में? तो छोटे हल्के हल्के छिद्र तो होंगे ना, ये तो पता है ना आपको। कोई भी जेल होगा तो उसमें हल्के हल्के छिद्र होंगे, उसी के द्वारा ही तो बताओ जल जो है वो नीचे की तरफ आता जाएगा। बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। तो जिलेटिन ने अगार ब्लॉक डाला और फिर बाद में है ना जो उसमें प्रकाश डाला, तो फिर भी बाद में मुड़ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है ना कि भाई ऊपर कोई ना कोई रसायन है, वो रसायन जो है वो नीचे की तरफ स्त्रावित हो रहा है। बोलो है ना? और वो क्या कर रहा है? वो वृद्धि को प्रेरित कर रहा है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो अब ध्यान से सुनना, यस सर। ये प्रांकुर चोल है, अब इधर से प्रकाश आ रहा है, बताओ ये ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? सुनो ज्ञान की बात।
ये ऐसे मुड़ रहा है, उसका मतलब ये है कि भाई बताइए उसके विपरीत भाग में तो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, इधर विभाजन नहीं हो रहा है, इसलिए इधर से कोशिकाएं विभाजित हो रही है, इधर से दाब पड़ रहा है, इधर कोशिका विभाजन नहीं हो रही, तो बताओ झुकता जाएगा नहीं तो जाए, तभी तो मुड़ेगा वो। अगर यहाँ भी विभाजन होगा तो कैसे झुक जाएगा वो? यहाँ पे पूरा सपोर्ट आ जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। किससे? हाँ तो सर। ध्यान से सुनना, अब आगे वाले प्रयोग में बताने वाला हूँ आपको कि एक्चुअली क्या होता है, जिधर से प्रकाश पड़ता है रसायन उत्तरदायी है। अब आगे वाले प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हुआ कि जो रसायन है ना वो प्रकाश के विपरीत भाग में स्थानांतरित होता है। इससे क्या होता है, जो प्रकाश के विपरीत भाग है उस वहां पे कोशिका विभाजन होता है, विभाजन की वजह से वो ऐसे मुड़ता जाता है, और जिधर प्रकाश पड़ता है उधर वो रसायन नहीं रहता, तो इस वजह से नहीं हो पाता। बात क्लियर है सबको? यस। यस सर। तो इन्होंने सिद्ध किया कि भाई प्रांकुर चौल शीर्ष में
में तनु विलयन लीची अनानास में पुष्प में प्रेरित होता है। और अधिकांश पादपों में जो सांद्र विलयन होता है ना, यानी उच्च सांद्र विलयन, वो पुष्पन को अवरोधित ही करता है ऑक्सीजन का। बात क्लियर सबको? इसका उपयोग उन पादपों में किया जाता है जहाँ पे पर्ण खाली होगा। जैसे बताइए पत्ता गोभी वगैरह है या नहीं है, तो वहां पे पर्ण काम की है। आ गई बात समझ? तो बताइए अगर हम पत्ता गोभी सपोज करो ऑक्सीजन की उस सांद्र डाल देंगे तो बताइए पुष्पन होगा ही नहीं? पुष्पन नहीं होगा तो बताओ पत्ते ताजा बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे? बात क्लियर सबको? आ गई बात? बेटा याद हो गया सबको कि केवल तनु विलयन जो है वो पुष्प में प्रेरित करता है। वो भी हमें उदाहरण ध्यान रखना, लीची अनानास। हाँ, अधिकांश पादपों में देखें तो हम क्या है, उच्च सांद्र विलयन अधिकांश पादप, चाहे लीची अनानास चाहे कोई भी अन्य पादप, उन सब में उच्च सांद्र विलयन अवरोध। किसी को आ गई बात समझ में? पार्थनो का यस सर। ध्यान से सुनना भाई। ये देखा गया कि बताइए जो टमाटर ये है क्या नाम है अपना, केला वगैरह और अंगूर वगैरह, इनमें क्या होता है, बीज निर्माण नहीं होता। बीज विहीन फल को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। ठीक है, एनिसेक्सुअल। तो उनका जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो देखा कि फल निर्माण से शीघ्र पहले क्या होता है, उनमें ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च पाई गई अंडाशय के अंदर। ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च देखी गई। तो वैज्ञानिक तो कल्पनाओं पे चलते हैं कि यार ये शायद ऑक्सीजन का रोल तो नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या करा, आर्टिफिशियली जहाँ पे सबसे ज्यादा जैसे बहुत बीज बनते हैं, टमाटर का फल है बताओ, बीज भरपूर है उसमें, तो उसमें क्या करा, निषेचन से शीघ्र पहले उसमें क्या कर दिया, ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च बनवा दी। तो ऑक्सीजन की सांद्रता उच्च हो गई तो निषेचन नहीं हुआ, तो इसका मतलब बताइए ऑक्सीजन उत्तरदायी है या नहीं, प्राकृतिक रूप से भी एनिसेक फलन के लिए। तो हम एनिसेक फलन जो है ऑक्सीजन के द्वारा। तो देखो भाई ऑक्सीजन का तनु विलयन, ये तनु विलयन जरूर ध्यान रखना है ना, तनु विलयन की बात हो रही है, तनु विलयन ही प्रेरित कर रहा है, उच्च विलयन का मामला गड़बड़ है। तो ऑक्सीजन के तनु विलयन द्वारा एनिसेक टमाटर जैसे पादप, यह पाया गया कि प्राकृतिक एनिसेक फलनी पादपों के अंडाशय में फल निर्माण के समय ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता उपस्थित होती है। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। ये ऐड कर लेना, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता उपस्थित होती है। खरपतवार बहुत बड़े पादप होते हैं, छोटे छोटे पादप होते हैं? छोटे 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 होते हैं ना। अच्छा आप ध्यान सुनना, मुझे एक बार बताओ भाई, एक तो ट्रक है 18 चक्के का, और एक है ना जो टेम्पू है, बताओ ज्यादा माल ले जाने की क्षमता किसमें है? ट्रक में ही है ना। यस सर। ट्रक में। ट्रक वाला माल लोड दोगे तो टेम्पू ही नहीं पाएगा, इंजन फेल हो जाएगा, है या नहीं? अगर ट्रक का जितना माल टेम्पू में लाद दोगे, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। नासिक का कार्य करता है। बीजपत्री खरपतवारों, एक बीजपत्रियों के लिए नहीं, क्यों? सुनना, ऑक्सीजन का तो बताइए क्या होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण होगा पर्णों में, और ऑक्सीजन बताइए तीव्र दर से प्रक्रियाओं तो देखो मुख्यतः द्विबीजपत्री खरपतवारों के लिए, क्योंकि अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल युक्त पृष्ठधारी पर्ण होती है, अधिकांशतः 2,4-D का उपयोग होता है। एक एजेंट ऑरेंज मैं आपको बता दूं,
यूएसए में, अमेरिका में, वियतनाम में लड़ाई हुई, तो वियतनाम बाकी में नहीं झुक रहा था और यूएसए की ऐसी बैंड बजाती थी, उसने बहुत तगड़ी बेइज्जती कर रखी थी। और क्योंकि लोगों में देशभक्ति थी अपने देश के प्रति, तो बिल्कुल खड़े हुए थे, बिल्कुल झुकने का नाम नहीं ले रहा था प्रकार से। तो अब ये यूएसए ने क्या करता है, ये नाटकबाजी बहुत करता है। जैसे जापान को झुकाने के लिए बताओ, परमाणु बम डाल दिया, अब जापान भी उस पर डाल देता, जब क्या होता है? जापान की पूरी जमीन बर्बाद कर दी, लोगों को अपंग कर दिया, मतलब इतना क्रूरता पे आ गया कोई देश, तो क्रूरता के कारण है। अब कोई दूसरा देश कर देता अमेरिका पे जब, तो दूसरे की उंगली में चोट लगती है ना, जब भी दर्द होता है, ठीक है। तो ये इतनी नालायकी पे आ जाता है ये कंट्री, इसने क्या करा, वियतनाम में है ना जो जैविक युद्ध छेड़ दिया। तो ऐसे सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही कि भाई कमर तोड़ दो, तो इसने क्या करा, इसके जो खेत थे ना उनमें ऑक्सीजन का 240 और 245T का मिश्रण बना के छिड़काव कर दिया, तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। और तो और एक वो क्या नाम था, ऑरेंज का एक है ना जो जंगली पादप मिलता था जो केवल वियतनाम, वो तो जाति का ही समूल नाश हो गया। आ गई बात। तो जब भुखमरी फैली तो बताइए वियतनाम को झुकना पड़ा। इस तरीके से इसने झुकाया, तो गलत बात है, ये कंट्री बहुत घटियापन की हरकतों पे आ जाता है। तो बात क्लियर हुई सबको? एजेंट ऑरेंज हो गई। यस सर। तो ये ऑरेंज रंग का था, इसलिए इसको एजेंट ऑरेंज नाम दिया गया। तो एजेंट विनोद पिक्चर आई थी ना, तो लेकिन ये एजेंट ऑरेंज है। यस सर। तो यूएसए ने वियतनाम के खिलाफ जैविक युद्ध में उपयोग किया। अब इतनी बात सफिशिएंट है। हाँ, एक है ना जो खट्टे फलों की एक प्रजाति थी, उसका तो समूल नाश कर दिया गया। दूसरा एक लिंगाश्रय। एक लिंगाश्रय का मतलब क्या है? जिस पादप पर केवल एक लिंग के पुष्पों, लिंगाश्रयी पादपों में ध्यान रखना भाई, एक लिंगाश्रयी पादपों में मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करता है। मादा पुष्प, बात क्लियर सबको? तो एक लिंगाश्रयी पादपों में मादा पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करता है। किसकी सहायता से? इथाइलिन की सहायता से। आ गई बात? तो इथाइलिन का भी रोल होता है। तो फिर ध्यान सुनना, बताओ नर पुष्पों के निर्माण प्रेरित करता है मादा पुष्पों के? मादा पुष्पों कौन लिंग की अभिव्यक्ति में सहायता करता है? आपसे पूछेगा मादा लिंग या नर लिंग, बताइए मादा लिंग। बात के लिए आ गई बात समझ में? तो मादा लिंग अभिव्यक्ति में सहायता, अब किसकी सहायता से? इथाइलिन की सहायता से। और एक लिंगाश्रयी पादपों में, है ना? आ गई बात। अब ध्यान से सुनना भाई, फ्लावर और फ्रूट थिनिंग सुनिए। आप सब गांव से बिलोंग करते हो, कहीं ना कहीं आपको इस बात का पता है। जैसे सपोज करो आम का पेड़ है या कोई भी फलीय पादप है जो हर साल फल देता है, तो एक साल तो बढ़िया उत्पादन होता है, दूसरे साल कम रहता है, फिर उससे अगले साल ज्यादा होता है, फिर अगले साल कम होता है। होता है नहीं होता? बोलो, ऐसा होता है। जिनके भी अगर आम के या कोई भी किसी भी फल का पादप है, वो उसने अगर गौर करा हो तो उसको गारंटी के साथ पता होगा कि एक साल तो उत्पादन कम आता है, दूसरे साल उसी पेड़ में वही उत्पादन ज्यादा होगा। आई बात? तो एक का अंतर वर्ष में, एक वर्ष में कम आता है, एक में ज्यादा आता है। लेकिन अब जिस साल ज्यादा है उस साल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले साल बताइए क्या होगा? अगले साल कंजूसी कर रहा नहीं कर रहा है पादप? कम उत्पादन दे रहा नहीं दे रहा? अगर हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर देंगे ना, तो बताओ मादा पुष्प ज्यादा बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलो है ना, क्योंकि मादा लिंग को प्रेरित करता है। और मादा पुष्प बनेंगे तो बताइए भाई फल भी ज्यादा बनेंगे नहीं बनेंगे? बात क्लियर है सबको? तो कहते हैं थिनिंग, उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं थिनिंग, जो हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो कुछ पादपों जैसे आम, अमरूद आदि में एकांतर वर्षों में फल उत्पादन कम होता है, तथा कम उत्पादन वाले वर्ष में ऑक्सीजन का उपयोग कर हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिसे विरलन कहते हैं। थिनिंग मतलब विरलन। बात क्लियर सबको? आ गई बात समझ में? सर जैव आमापन या बायो ऐसे क्या होता है? ऐसे का मतलब देखो, मैं एक है ना ऐसे मजाक की बात करता हूँ, उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे का मतलब होता है निबंध। ऐसे का मतलब क्या होता है? नहीं बताओ, निबंध जब आता है एग्जाम में, आप क्या है उस टॉपिक से संबंधित जो निबंध पूछा गया, उसमें आपके दिमाग के कोने में कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो पूरा कॉपी में उतार देते हो, नहीं उतार देते? और तो उल्टा जितना हो, पर जितना संपूर्ण ज्ञान है वो पूरा रख देते हो वहां पे उतार के। यही ऐसे है। तो बायो ऐसे क्या होता है? जैसे आप मुझे एक बार बताओ, ये दवाइयों का जो आप वही गोली दी जाती है 250 mg की, 500 mg की, कि भाई है ना जो ये दवाई छोटे बच्चों को इतनी देनी चाहिए, इस उम्र के लोगों को देनी चाहिए, है ना, 2 टाइम लेनी है, 1 टाइम लेनी है। क्यों भाई? ये सब क्या है, जो मानव है उन पे अध्ययन किया गया होगा कि भाई कितनी डोज का कितना असर हो रहा है, तभी तो वो डिसाइड किया गया होगा ना। बोलो आया ना? ये थोड़ी कि ऐसे बात कितनी दे दो, ऐसे नहीं है भाई। यस सर। अध्ययनों के आधार पर डोज डिसाइड होती है। तो डोज कैसे डिसाइड हो रही है? ऐसे डिसाइड हो रही है।
अच्छा, अब सपोज करो आप है ना जो बागवानी करते हो भाई, आपके घर में है ना जो कोई आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा या कोई नींबू का बगीचा। अब आपको सब ऑक्सीजन छिड़काव करना है। आप दुकान में गए भाई ऑक्सीजन छिड़काव, अब क्या बाल्टी भर के छिड़कोगे या 100 लीटर छिड़कोगे, 10 लीटर छिड़कोगे, कैसे पता रहेगा? तो बताइए, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया होगा कि भाई अगर 1 महीने की फसल है तो उस पे इतना, 2 महीने की फसल है तो इतना, 4 महीने की इतना, 1 बीघा में इतना छिड़काव करना है, 2 बीघा में इतना करना है। बोलो आया ना? तो वो सब अध्ययनों के आधार पर ही तो परसेंटेज डिसाइड हो रहा है ना, मात्रा डिसाइड हो रही है। यस सर। तो ये जो कैसे उपयोग करना है, किस उम्र के लिए, किस पादप के लिए, कितने क्षेत्र के लिए कितनी मात्रा उपयोग करनी है, क्या कितनी मात्रा पे कितना असर होता है, उसको हम बोलते हैं उपयोग की जाए। बोलो आया? हाँ सर। आ गई बात यस समझ? सर। तो ये मात्रात्मक अध्ययन है। दूसरी बात, कैसे अध्ययन किया जाता है? जैसे सपोज करो हमने कोई पादप लिया साहब, अब उस पर हम देख रहे हैं भाई कितना झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है? तो एक तो 0.1 माइक्रोलीटर, 0.2 माइक्रोलीटर, 0.3, 0.4 ऐसे करके हमने अलग अलग सांद्रता डाल दी, ठीक? तो देखा कि 0.4 तक 0.4 माइक्रोग्राम पर लीटर, माइक्रोलीटर पर लीटर तक झुकाव हो रहा था, और उससे ज्यादा सांद्रता कितनी बढ़ा दो उसके आगे कोई झुकाव नहीं हो रहा। तो बताओ इससे क्या पता चल गया कि भैया आगे सांद्रता करना कोई मतलब ही नहीं है उपयोग लेना, क्योंकि केवल अधिकतम जो झुकाव हो सकता है 0.4 माइक्रोलीटर तक ही हो सकता है, उससे आगे कितना ही बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ पता चल गया नहीं चल गया भाई कितनी मात्रा लेनी है झुकाव के लिए? तो इस तरीके से अध्ययन किए जाते हैं। बात क्लियर है? तो देखो, बायो ऐसे जैव आमापन, किसी भी पदार्थ का जीव है उसके भागों पर परीक्षण। परीक्षण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सांद्रता का मापन है, यानी मात्रात्मक परीक्षण है या नहीं है? बोलो है? आपको केवल इनके नाम ध्यान रखने, इनमें आपको पूरा प्रयोग नहीं पढ़ना है, ठीक है? आ गई बात समझ में? कि भाई कभी पूछ ले कि बताइए ऑक्सीजन के जैव आमापन जो विधियां है वो कौन कौन सी है, ठीक है? क्लियर है क्या? तो एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, यानी एविना प्रांकुरचोल वक्रता परीक्षण, कि भाई कितनी कितनी सांद्रता पर वक्रता बढ़ती जा रही है, एक पर्टिकुलर सांद्रता बाद कितनी बढ़ा दो, अब वक्रता नहीं बढ़ रही है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? दूसरा, रूट ग्रोथ इनहिबिशन, यानी मूल वृद्धि का अवरोधन। बताइए प्राकृतिक रूप से क्या करता है? बताओ भाई, मूल वृद्धि को अवरोधित करता नहीं करता? कॉलोनी बेड परिकल्पना। आ गई बात समझ? जबकि कृत्रिम में प्रेरित करता है ये जो ये कटा ना जो हम बात करेंगे इसमें पादप ऊतक संवर्धन या कोई भी कटिंग वगैरह लगा रहे हैं तो उनमें अपस्तानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है। एविना प्रांकुरचोल दीर्घीकरण टेस्ट। बात क्लियर हो गई भाई सब? यस और नो? अब आती है जिब्रेलिन की बात। संबंधित जो अध्ययन किए गए हैं वो सब जापानियों ने किए हैं भाई। आ गई बात समझ? जापान वालों के समय में है। तो मैं आपको बता दूं भाई, जिब्रेलिन की जो खोज है कवक से हुई है, जिब्रेला फ्यूजिकोरे। ये जिब्रेला फ्यूजिकोरे कौन सी कवक वर्ष से संबंधित है भाई? ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज? कौन सी कवक वर्ष से संबंधित है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। सही में वापस से बोलना सर। एस ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज? एस्कोमाइसिटीज। बोलो भाई। एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, जबकि मैंने एक्टिनोमाइसिटीज बोला था। एक्टिनोमाइसिटीज गलत था, ठीक? एस्कोमाइसिटीज संबंधित है। पूरी क्लास में 47 बच्चों में केवल एक बच्चा आंसर दे रहा है, अंकित। बाकी सब मजे कर रहे हो, देख लो भाई। तो जिब्रेला फ्यूजिकोरोई में उसका देखा गया एस्कोमाइसिटीज का वर्ग का सदस्य। मैंने आपसे कही थी, जब मैं आपको एस्कोमाइसिटीज जिब्रेला फ्यूजिकोरोई लिखवाया था तो मैंने आपसे कहा था पादप वृद्धि और परिवर्तन वाले चैप्टर में जब जिब्रेलिन पढ़ाऊंगा तब दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा। ये भी बात कही थी मैंने आपसे उस दिन, और आज मैंने पूछा वो क्वेश्चन, ठीक है? तो अब ध्यान रखना भाई, तो कवक में देखा गया है, तो क्या जिब्रेलिन केवल पादपों में पाया जाता है क्या? कवकों में भी पाया जाता है भाई। आ गई बात समझ में? क्योंकि खोज ही कवक में हुई है सबसे पहले। बात क्लियर है? तो क्या कवकों में ही पाया जाता है? नहीं, पादपों में ही पाया जाता है, कवक और पादप दोनों। बात क्लियर सब? अच्छा,
अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, सुन लो। कुरोसावा नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि चावल के खेतों में ये है ना, ये पता है क्या करता है, मैं एक ये जो जिब्रेलिन है क्या करता है, अंतर क्षेत्रीय जो विभज्योतक है, यानी दो विभज्योतक, दो स्थायी ऊतकों के बीच का जो अंतर क्षेत्रीय विभज्योतक होता है ना, अंतर्वेशी विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसमें प्रभाव दर्शाता है। तो बताइए जो पर्व और पर्व संधि होते हैं, पर्व संधि पर बताइए भाई विभज्योतक होंगे नहीं होंगे, तो वहां पे क्या करता है, विभाजन प्रेरित करता है, पर्व लंबे हो जाते हैं, इसलिए तने की लंबाई बढ़ जाती है। ये बात क्लियर है, ये है मुख्य कार्य। तो साहब कुरोसावा नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि ये जो चावल के खेतों में कुछ पादप जो है बड़े लंबे लंबे हो रखे हैं। अब बताइए कोई अगर सामान्य से असामान्य देखा, कोई है ना जो बढ़िया अलग से कटिंग करवाया, यहाँ पे है ना जो बिल्ली के लबूरे से निकलवा के कटिंग करवा लाया, ठीक, आंख में ऐसी बाल सी पहन रखी है, ठीक है, ऐसी डिजाइन सी यहाँ पर, और वो सोचो मैं हीरो लग रहा हूँ, है, और बाल भी है ना थोड़े थोड़े से और डिजाइन के करवा लिया, ठीक, वो करंट वाले, है ना, जेल लगा के करंट जैसे लगा हुआ है। तो अब बताइए वो मन में राज हो रहा था, मैं जाने क्या लग रहा हूँ, सब दुनिया देख रही है मेरी तरफ, मैं बहुत हीरो लग रहा हूँ, जबकि वो दुनिया देख रही है कि कैसा नमूना लग रहा है ना। आ गई बात समझ में? उसके लिए वो सारी दुनिया फील कर रही है, अरे एंटिक बन गया यार, तो एंटिक आइटम। आ गई बात समझ? तो बताइए थोड़ा पागल सा लग रहा है, नहीं लग रहा? सबसे असामान्य असामान्य होते हैं ऐसे लोग, है ना, जो ऐसी सोच रखते हैं, वो भी असामान्य, ठीक, इसका मतलब गारंटी है सामान्य वो, अगर जो जनरल ट्रेंड है उसके हिसाब से नहीं सोच रहे, हो सकता है वो असामान्यता जो है पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है, ठीक। तो इस बड़े लंबे लंबे पतले हैं, बड़े कमजोर से, उन्होंने उनको कहा फुलिश राइस सीडलिंग डिजीज। फिर बाद में उन्होंने देखा कि भाई ये चावल के जो पेड़ है लंबे लंबे जो हो रखे हैं, इनमें क्या, जब उन्होंने देखा तो एक कवक का संक्रमण था, उसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोरोजी एस्कोमाइसिटिस। यबुता और सुमी के नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऑक्सिन को सबसे पहले पृथक किया। आ गई बात है? ऑक्सिन जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो इनको हम जिब्रेलिनिक एसिड भी कहते हैं। तो जीए सबसे मुख्य जो जिब्रेलिन है वो है GA3, क्योंकि प्राकृतिक रूप सर्वाधिक मात्रा में जो बनने वाला है वो है GA3। आज तक पादपों और कवकों में लगभग 100 से ज्यादा जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 136 जिब्रेलिन खोजे जा चुके। तो उनके नाम कैसे दे दिए, GA1, GA2, GA3, GA4, खोज के क्रमानुसार। लेकिन जो सबसे मुख्य प्रिंसिपल जिब्रेलिन है वो है GA, ठीक, क्लियर है? जिब्रेलिन का जो पुरोगामी होता है वो होता है एस्टाइल कोएंजाइम। जब मैंने आपको श्वसन में पढ़ा रहा था, श्वसन एक उभयचरी पता, तो मैंने वहां पे पढ़ाया था कि जिब्रेलिन जो है वो उसका पुरोगामी एस्टाइल कोएंजाइम है। तो देखो भाई, सर्वप्रथम जापानी पादप रोग विज्ञानी ई कुरोसावा ने पाया कि चावल के खेत में कुछ नवोद्भिद अत्यधिक लंबे, दुर्बल और बंध्य हो जाते हैं। इसको बैकेन रोग कहा, या फ्लिस राइस सीडलिंग डिजीज, यानी चावल का मूर्ख नवोद्भिद रोग। बात क्लियर है सबको? उन्होंने पाया कि यह रोग एक कवक के कारण है, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई, जो एस्कोमाइसिटिस सदस्य उसके कारण। यबुता सुमिकी ने जिब्रेला फ्यूजिकोरोई से इस पादप वृद्धि वर्धक पदार्थ, क्योंकि भाई पादप की वृद्धि को प्रेरित कर रहा था, पादप वृद्धि पदार्थ को पृथक किया, जिसको नाम दिया जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन नाम दिया यबुता और सुमिकी। बात क्लियर है सबको? यस और नो? फिर बाद में इसका जो पुरोगामी जो होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम। बात क्लियर है? डाइटर्पिनोइड होते हैं, मैंने कहा ना टर्पीन्स होते हैं ये। तो डाइटर्पिनोइड होते हैं, 20 कार्बन के होते हैं ये। और इनमें बताइए एक आइसोप्रीन इकाई कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है, नहीं होती है? बोलो आए, बताइए भाई। तो कितने आइसोप्रीन इकाइयां होंगी? 4 आइसोप्रीन। तो इनको आइसोप्रीनोइड भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? बोलो हाँ या ना? तो डाइटर्पिनोइड प्रकृति के, या उनमें 4 आइसोप्रीन इकाई होगी, क्योंकि भाई 20 कार्बन के, तो टेट्रा आइसोप्रीनोइड भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, डाइटर्पिनोइड है, टेट्रा आइसोप्रीनोइड। जिब्रेलिन को बताइए क्या कहेंगे? और दोनों ऑप्शन में डाइटर्पिनोइड, टेट्रा आइसोप्रीनोइड, तो भाई दोनों ही होंगे, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि दोनों ही सही है। सभी जिब्रेलिन जो होते हैं, जितने भी जिब्रेलिन, उनमें 19 से 20 कार्बन की एक श्रृंखला संरचना उपस्थित होती है, बलय उपस्थित होती है, जिसको जिब्बन बलय या एंट जिब्रेलिनिक ढांचा, स्केलेटन कहते हैं, ठीक है, क्लियर? जो 19-20 कार्बन का होता है, और उस
जो जिब्बन वलय है उसके छठे कार्बन पे COOH समूह उपस्थित होता है। ये माइनस नहीं है, एक्चुअली समूह दर्शाने के लिए ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो COOH समूह उपस्थित होता है, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, जिब्रेलिनिक एसिड भी कहते हैं। GA आ गई बात समझ में, जिब्रेलिनिक एसिड, ये जिब्रेलिन एसिड नहीं है, जिब्रेलिनिक एसिड। जिब्रेलिनिक एसिड वर्तमान में पादप और कवकों, देखो ऐसा नहीं केवल पादप और कवकों में 100 से अधिक जिब्रेलिन देखे गए हैं। 100 से अधिक, मैंने एग्जैक्ट डेटा लिखवा देता हूँ। 136 जिब्रेलिन पहचान हो चुकी है, GA1 GA2 GA3। सर्वप्रथम जो खोजा गया, अब आप कहोगे सर ये खोज के क्रमानुसार, लेकिन अब मैं यही कह रहा हूँ कि पादप के संदर्भ में बात बोली जा रही है। किसके संदर्भ में बोली जा रही है? पादपों में सबसे पहले जो खोजा गया। लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछता है वो, क्योंकि हम मजबूरी है मेरी ये बोलना, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछे मुझे वैसे ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो पादपों में सबसे पहले जो खोजा गया, सबसे विस्तृत जो अध्ययन किया गया वो GA3 का। तो आपको ये जानना, जबकि इनके नाम खोज क्रमानुसार दिए, लेकिन पादपों में सबसे पहले, लेकिन पादप और कवक नहीं पूछता, वो सीधा सीधा पूछता है सबसे पहले खोजा गया जिब्रेलिन कौन सा है, तो वो है GA3। आ गई बात समझ में? मोस्ट प्रिंसिपल जो जिब्रेलिन है वो है GA3 है, और इसका रासायनिक जो फॉर्मूला है वो है C19H26O6। बात क्लियर है सबको? C19H26O6। कोई दिक्कत किसी को? नहीं भाई। जिब्रेलिन का जो वर्गीकरण है बताइए भाई, सभी जिब्रेलिनो बताओ भाई, जिब्बन वलय होती है नहीं होती है? वो ये कह रहा है कि है ना, जो इसमें तो कर वो ही नहीं लगा सकता। अच्छा अच्छा, तो ध्यान से सुनना भाई, अगर हम जितने जिब्रेलिन देखे तो बताइए सब में जिब्बन वलय नाम की संरचना है या नहीं? Yes, और कार्य की भी समानता होगी। तो बताइए जिब्रेलिन्स का जो क्लासिफिकेशन वो किसके बेसिस पे किया गया है? केमिकल सिमिलरिटी और फंक्शनल सिमिलरिटी दोनों पे है नहीं। जबकि ऑक्सीजन्स का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है? फंक्शनल काम कर। सिमिलरिटी की, केमिकल सिमिलरिटी नहीं है। बात क्लियर सबको? आई बात समझ? केमिकल तो अलग अलग 2,4, कोई 2,4,5D है, कोई है ना जो Na है, इंडोल एसिटिक एसिड, केमिकल सिमिलरिटी नहीं। जबकि जिब्रेलिन्स में सब में कॉमन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसलिए फंक्शनल सिमिलरिटी भी और स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी भी। ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें जिन पे हो सकता है कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए। तो जीए से वर्गीकरण संरचनात्मक क्रियात्मक समानता के आधार पर किया। मुख्य देखो, ऐसा नहीं केवल है ना, केवल नहीं बोला जाता है, मुख्य। तो बताइए मुख्य संश्लेषण क्षेत्र कौन सा? जैसे अंकुरणशील बीज, स्फुटनिक कलिका, यंग प्ररोह, मूलपर्ण और जो अंतर्विष्ट विभज्योतक होते हैं, उनमें। आ गई बात समझ? अब ध्यान से सुनना भाई, मैं आपको एक बार बता दूं, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या जो भी स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, ठीक, जिब्रेलिन वगैरह, इनका सबका पुरोगामी होता है एस्टाइल कोएंजाइम में। आगे एस्टाइल कोएंजाइम में से बनता है मेवलोनिक एसिड, ठीक। ये जो मेवलोनिक एसिड है, फिर इसी से आगे अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा अलग अलग पदार्थों का संश्लेषण होता है भाई। तो आप ये मेवलोनिक एसिड के बारे में है ना, जो 12वीं में पढ़ेंगे हम, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ना, तो वहां पे आप पढ़ोगे कि मेवलोनेट जो है वो सबस्ट्रेट का कार्य करता है, और एक स्टेटिन होता है जो मेवलोनिक एसिड का संरचनात्मक रूप से समान होता है, एनालॉग होता है। तो वो क्या करता है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज क्रिया का अवरोधक होता है, ये क्रिया, और इसी से कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो ये 12th में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो एक बेसिक सी बात बोल दे रहा हूँ, वैसे अब ये सब नहीं पूछा जाता है ना, लेकिन केवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लेना। तो 3 कोशिकांग, 3 पोजीशंस इन्वॉल्व होती है, या 3 क्षेत्र या 3 भाग सम्मिलित होते हैं जिब्रेलिन निर्माण में। एक तो लवक, एक ER और एक कोशिका। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये बात पक्की समझ लेना भाई, जहाँ पे लवक होगा वहां पे जिब्रेलिन। अब आप कहोगे सर कवक में तो है ही नहीं, लेकिन कवकों में ही बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है ना। पादप की संदर्भ में बात कर रहे हैं ना। तो एस्टाइल कोएंजाइम में मेवलोनिक एसिड, जिराय पायरोफॉस्फेट, फ्यूरेनिन, जो ER GA12 बनता है, फिर इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, फिर अन्य जिब्रेलिन बनते हैं, ठीक। तो बेसिक सी बात है, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई
पादप हार्मोनों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, दोनों। ये जाइलम के द्वारा भी होता है। दोनों। सही बात, ये जरूर ध्यान रखना। तो जिब्रेलिन का परिवहन जो है वो जाइलम के द्वारा भी होता है, फ्लोएम के द्वारा भी होता है, जो ये होती है ना मृदुता की कोशिका, लेकिन मुख्यतः जो होता है फ्लोएम। कोई समस्या? बात क्लियर? नो सर। सर प्रभाव इस चैप्टर में केवल आप एनसीईआरटी पे फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज दी हुई है उससे मैंने आपको एक सामान्य बात ये बता दी, काम की बात, मुद्दे की, कि ये जो जिब्रेलिन है ना वो अंतर्विष्ट विभज्यों तक आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं 10वीं में पढ़ी होगी कि बोने पादप को लंबा जो करने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? वो है जिब्रेलिन। तो वो बोना को लंबा कैसे कर देता है? जैसे सपोज करो, तो ये देखो भाई, ये पर्व, ये बीच में पर्व है। अब पर्व छोटे हैं, क्यों छोटे हैं भाई? क्योंकि वहां पे उनकी लंबाई कम है, उनमें कोशिकाएं ऐड नहीं हुई, यहाँ पे विभज्योतक जो है सक्रिय नहीं है। कुछ ऐसा कारण हुआ कि भाई जिब्रेलिन नहीं बना। अगर आपने आर्टिफिशियली जिब्रेलिन अप्लाई कर दिया तो ये क्या करेगा? जो विभज्योतक है उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है, और प्रेरित करता है तो बताओ कोशिकाएं ऐड होंगी, विभेदित होंगी, तो धीरे धीरे बताइए पर्व लंबे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बोलो आया ना? बात क्लियर सबको? यस सर। सकता इसमें नहीं बन रहा, तो वो बाहर से अप्लाई कर दिया, तो बाहर से अप्लाई कर दिया तो उसने प्रेरित कर दी प्रक्रिया को, केवल उसकी तो कमी हो रही थी। बात क्लियर? आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनिएगा भाई। जैसे सपोज करो, एक है ना जो एक सामान्य क्वेश्चन, जान रहे हो भाई कलिका है या नहीं है? यानी उसमें क्या हो रही है, चारों पारों संधि है वो बिल्कुल अत्यंत संगठित रूप से, सघन रूप से व्यवस्थित है अगर देखा जाए तो। अब बताइए, अगर आपको कोशिका विभाजन होगा और लंबाई बढ़ेगी। परु लंबे होंगे, तो बताइए पत्ता गोभी खुल जाएगी नहीं खुल जाएगी? यस सर। यस सर। ऐसा नहीं है केवल वहां पे अंतर में वियोजित का करा, और पे भी करेगा, लेकिन मुख्य बात आओ ठीक। तो देखो, कोलोनी वेंट परिकल्पना ऑक्सीजन से संबंधित, वेंट का नाम ही किससे संबंधित है भाई? से संबंधित है। आ गई बात समझ में? ध्यान रखना। जबकि
तो ये जो पत्ता गोभी वगैरह, चुकंदर वगैरह, इनको हम रोजेट पादप बोलते हैं, क्योंकि पर और पर संधियां, ठीक है जी, अंदर आदि में पर संधियां सगम पर्व में वृद्धि करते हैं, और घटना को या उस प्रभाव को हम बोलते हैं। बोल्टिंग के लिए कौन उत्तरदायी है भाई? जिब्रेलिन। तो ये प्राकृतिक रूप से ही होती है, लेकिन इसको बताइए हम कृत्रिम रूप से प्रेरित कर सकते नहीं कर सकते जिब्रेलिन? तो प्रेरित करेगा तो मुझे एक बार बताओ, होंगे नहीं होंगे वो? जैसे मंड को तोड़े वो एमाइलेज, प्रोटीन को तोड़े वो लाइपेज, है ना? ठीक। तो बताइए ये जल अपघटनीय एंजाइम वो प्रेरित परिवर्तित करवाएंगे नहीं करवाएंगे? तो जल अपघटनीय एंजाइम वो निर्माण प्रेरित करता है। बात क्लियर है? के समय जिब्रेलिन लाइपेज आ गई बात समझ में? तो फलों के आकार में वृद्धि, तो जैसे सेब, अंगूर के गुच्छे की लंबाई में बढ़ोतरी हो जाएगी, और जो है उसका गुच्छा लंबा हो जाता है। तो प्लीज ये ध्यान करवाएगा, जबकि अंगूर के गुच्छे की लंबाई में बढ़ोतरी। बात क्लियर है सबको? यस और नो? पोमेलिन नाम का एक पदार्थ है जो प्राकृतिक तो ये भाई पकवान भाई, पत्तियां वगैरह, पुष्प वगैरह, फल वगैरह, बताओ उनको क्या करेगा? झड़ने से रोकेगा नहीं रोकेगा? यानी उनकी जो जरावस्था उसको रोक देगा नहीं रोक देगा? बोलो आया ना? परिपक्व को बाधित करेगा। बात क्लियर है सबको? तो सपोज करो जैसे कोई किसान है, उसके साहब है ना, और उसमें फल पकने को आ गया, वो क्या करेगा? जिब्रेलिन का छिड़काव कर दे। जिब्रेलिन छिड़काव कर देगा तो कौन रुक जाएगा? अब जैसे ही मार्केट में भाव थोड़ा ऊपर चढ़ा आया, तो वो क्या करेगा? इथाइलिन स्त्रावित इथाइलिन लगाएगा, और वो फल पक के आ जाएंगे, और तुरंत मार्केट में सप्लाई कर देगा। आ गई बात समझ में? तो मार्केट में भाव नहीं है तो जिब्रेलिन का उपयोग कर लिया, और भाव आते ही इथाइलिन का उपयोग कर लिया, परिपक्वन को प्रेरित कर दिया। बात क्लियर सब? तो फलों के पक्वन को बाधित ज्यादा, जो के अंदर जो मंड है वो क्या होगा? माइलेज द्वारा माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, और उनको पता
क्या काम करते हैं, वो टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो जैसे ही माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, वो क्या करते हैं, उसको पूरे का निचोड़ निकाल लेते हैं, तो रस आ गया। अब उस रस में उपस्थित है, माल्टोज उपस्थित है या नहीं, जो वो पूरा जो रस निकला, बताइए उसमें माल्टोज है या नहीं है। तो माल्टोज युक्त जो रस है उसको माल्ट कह रहे हैं। बात क्लियर। दिया जाता है और ईस्ट क्या करेगा, फिर वही माल्टेज एंजाइम स्थापित करेगा, वो उसको जितना ज्यादा गन्ना बड़ा होगा तालाब। तो प्रति एकड़ लगभग 20 टन उपज बढ़ा देता है। बात क्लियर है सबको। दूसरा शीघ्र पक्वन। तो देखो सामान्यतः क्या करता है, परिपक्वन पादपों में शीघ्र परिपक्वन को प्रेरित करता है। जैसे शंकु वृक्ष होते हैं, कॉनिफर्स, जिम्नोस्पर्म, उनका क्या करता है, आरंभिक वृद्धि को तीव्र करता है, जिससे परिपक्वन और बीज निर्माण बताइए जल्दी होगा नहीं होगा। भाई एक तो सामान्य रूप से वृद्धि होती, और एक बताइए आरो तीव्र कर दिया तो बताइए अब उसका परिपक्वन भी जल्दी आएगा नहीं आएगा, बोलो हाँ ना। तो शंकु वृक्ष, हर कोई नहीं, शंकु वृक्ष। बात क्लियर है सबको। दूसरा आनुवांशिक रूप से बौने पौधे के दीर्घीकरण में सहायता करता नहीं करता। जैसे बताइए बोना मटर या मक्का का पौधा बताओ लंबा कर देगा, क्या उसका जीन प्ररूप परिवर्तित होगा, क्या जीन प्ररूप परिवर्तित। बात क्लियर है, आई बात है। तो जीन प्ररूप को परिवर्तित नहीं करता, कोई समस्या नहीं। दूसरा ध्यान से सुनना बेटा, ये अभी है ना इसी चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा दीप्तिकालिकता। जिन पादपों को अधिक प्रकाश चाहिए पुष्पन के लिए उनको दीर्घ दीप्तिकालिक बोलते हैं। जिन पादपों को कम प्रकाश चाहिए उनको हम बोलते हैं अल्प दीप्तिकालिक एंड शॉर्ट डे प्लांट। और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनको बोलते हैं टेन्यूटर। तो जो जिनको दीर्घ दीप्तिकाल चाहिए पादपों को आगे यानी जैसे सपोज करो ये जो है गर्मियों के दिनों में जो प्रकाश ज्यादा मिलता है, ठीक है क्लियर, वो ज्यादा चाहिए। तो अगर सपोज करो उन पादपों को हम कम दीप्तिकालिक जो दिन होते हैं ना, उनमें भी हम जिब्रेलिन का छिड़काव करके पुष्पन प्रेरित कर सकते हैं। बात क्लियर सबको। तो इसी कारण आप देखो कि आजकल हर प्रकार के फल सब्जी बताइए पूरे साल भर उपलब्ध होते नहीं होते। हर फल आप कोई भी सब्जी ले लो पूरे साल भर उपलब्ध है। आ गई बात समझ, क्योंकि ये सब अध्ययनों के कारण जो है चीजें बहुत आसान हो गई है। ठीक, तो लॉन्ग डे प्लांट में बताइए जिब्रेलिन का छिड़काव करके कम प्रदीप्ति काल में पुष्पन प्रेरित कर सकते हैं। जिब्रेलिन के छिड़काव पश्चात देखो कुछ बीजों को क्या चाहिए बेटा, अंकुरण के लिए निम्न ताप की आवश्यकता होती है, यानी निम्न ताप होना चाहिए। निम्न ताप से एक्सपोज करेंगे ना तभी जाके क्या होगा, उनमें बीज अंकुरण होगा और पुष्पन होगा। आ गई बात समझ। तो अगर हम जिब्रेलिन का तो निम्न ताप की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही क्या करेगा, पुष्पन को प्रेरित कर देगा। तो बताइए भाई, बसंत कर रहा नहीं कर रहा, निम्न ताप उपचार की आवश्यकता खत्म कर रहा नहीं कर रहा, दूसरा जो उसकी आवश्यकता खत्म कर रहा नहीं कर रहा। बात क्लियर है भाई। फिर बाद में बीज और कलिका की प्रसुप्ति को भंग करता है, क्योंकि बताइए अंकुरण को प्रेरित करेगा नहीं करेगा। बात क्लियर है। कोकोमिस और कैनाबिस, ये ध्यान रखना, क्योंकि यही ध्यान रखना। पता है वहां पे क्या कर रहा है, वो एक लिंगाश्रयी पादपों पुष्पन को प्रेरित कर रहा नहीं कर रहा। फल किसमें कर रहा, बताइए लीची और अनानास। आ गई बात समझ। लीची और अनानास ही था क्या? हाँ सर।
हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ध्यान से सुनना। मादा पुष्पों में निर्माण प्रेरित करता है ऑक्सीजन और इथाइलिन दोनों। बताइए, तो मादा पुष्प मादा लिंग के निर्माण को कौन प्रेरित करता है? ऑक्सीजन, इथाइलिन। और नर कोकोमिस कैनाबिस। बात की। और जीर्णता और विलगन को बताइए, बाधित करता है नहीं करता? क्लियर है सबको? क्योंकि भाई जीर्णता को रोकेगा, विलगन समस्या नहीं ना। नहीं सर। देख लो भाई कितनी बड़ी पीडीएफ है, देखो ये। ठीक है ना? आ रही है बात समझ?